ऑर्डर ऑर्डर। मुजरिम नमित पांडे वल्द दयाशंकर पांडे को ताज़िरात हिंद की दफा 433 और 432 के तहत मुजरिम करार दिया जाता है और 14 साल की उम्र कैद बामशक्कत सजा सुनाई जाती है। तीन साल से रोज यही एक सपना मुझे सोने नहीं देता। रोज रात जब मैं गहरी नींद में होता हूं तो अचानक ऐसा लगता है जैसे वही पल, वही लम्हा एक बार फिर मेरी आंखों के सामने है, जहां मेरे भाई नमित को मेरी भाभी श्वेता के खून के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। मैं कोर्ट रूम में चिल्लाता रहा कि मेरा भाई निर्दोष है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। लव मैरिज थी मेरे भाई और भाभी की। माँ पिताजी तो कई साल पहले ही एक एक्सीडेंट में चल बसे थे। मकान को घर बनाने वाले हम तीन ही थे, पर सब कुछ जाने एक पल में क्या से क्या हो गया। घर तो जैसे पूरा शमशान बन चुका था। न किसी की बातें, न किसी की आवाज, न कुछ और। कभी कभी लगता है कि काश नमित होता तो कितना अच्छा होता। सब कहते थे कि नमित और ललित एक साथ हो तो सब कुछ झेल सकते हैं। नमित के जेल जाने के बाद जो इस मकान में हुआ है मेरे साथ, जो चीजें मैंने देखी है, उसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। यकीन ही नहीं होता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। वो रात मैं कभी भूल नहीं सकता। नमित जेल में था, मैं यहां घर पर नशे में था। बिना कुछ खाए पिए ही सो गया था उस रात। मन मेरा बिल्कुल ही खराब था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुर्ता पजामा पहन के सोया था, मुझे अच्छी तरह से याद है। पर सवेरे जब सोकर उठा तो बाथरूम में मुंह धोने गया। पहले तो मैं नींद में ही था तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन ब्रश पर पेस्ट लगाकर जैसे खुद को आईने में देखा तो मुझे अपने ही चेहरे को देखकर डर और घबराहट का एक मिला जुला एहसास हो रहा था। क्योंकि मैं सोया तो कुर्ता पजामा पहन के था, लेकिन अब जागकर देखा कि मैंने साड़ी पहनी हुई थी, माथे पर बिंदी लगी थी, कलाइयों में चूड़ियां थी और पूरे चेहरे पर मेकअप था। मैं ये साड़ी और चूड़ियां पहचानता था। हो न हो श्वेता भाभी की आत्मा ही थी ये। क्यों भाभी, मेरे साथ ऐसा क्यों? क्या मजा मिल रहा है मुझे ऐसे परेशान करके भाभी? एक बार की बात है, सवेरे सवेरे ऑफिस जाते टाइम अक्सर ऐसा होता था कि मैं बाथरूम में नल के चलने की आवाज को सुनता था या कुछ और आवाज होती थी, लेकिन मैं कभी भी उस आवाज की ओर नजर नहीं फेरता था। मैं जानता था कि जो दिखेगा उसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उस सुबह नहाने के लिए बाथरूम के पास गया तो बाथरूम के अंदर नल चलने की आवाज आ रही थी। मैंने डरते हुए धीमे से दरवाजे को हल्का सा एक धक्का दिया तो दरवाजा जरा सा खुल गया। सामने पूरा बाथरूम पानी से लबालब भरा था। कोई एक नाली शायद जाम हो गई थी। मैंने ध्यान से देखा तो समझ आया कि कौन सी वाली थी। उसकी जाली खोलकर मैंने वैक्यूम पाइप लगाकर उसको 3-4 बार चला के खींचा तो घप की एक आवाज के साथ सारा पानी गलगल करके बहता चला गया। और जब मैंने वैक्यूम पाइप में देखा तो पाया कि नाली जाम होने की वजह थी किसी औरत के लंबे घने बालों का एक गुच्छा,
इस घर में रहने वाला तो मैं अकेला हूं। मेरा दिमाग जो है वो खराब हो रखा था बुरी तरह से। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। मैं पूरे दिन बस एक कमरे से दूसरे कमरे में ही लगातार आ जा रहा था। जब दिल भर गया तो सोचा जाके कुछ देर टीवी देखूं। मैं टीवी की ओर बढ़ा तो पास में रखे दीवार से सटी हुई अलमारी के नीचे से निकला कपड़े का एक टुकड़ा दिखाई दिया। मैंने कपड़ा उठाया तो देखा साड़ी थी। इस साड़ी को पहचानता था मैं अच्छी तरह से। ये हो न हो मेरी भाभी की ही साड़ी थी, पर यहां कैसे आई? मैंने साड़ी अलमारी के नीचे से खींचनी शुरू की तो समझ में आने लगा कि साड़ी बिल्कुल भी कहीं फंसी या अटकी हुई नहीं थी, बल्कि जैसे किसी चीज से लपेटी हुई थी। साफ समझ आ रहा था कि जैसे जैसे मैं अलमारी के इस तरफ से साड़ी को खींच रहा था, वैसे वैसे उधर से कोई या कुछ घूमता जा रहा है। और कुछ देर खींचते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ गीले हो रहे थे। मैंने अपने हाथ देखे तो पाया कि मेरे हाथ खून से गीले थे। वो साड़ी खून में भीगी हुई थी और चारों ओर फर्श पर बस खून ही खून था चारों तरफ। मेरे हाथ से साड़ी छूट गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बदन में एक ही पल में लाखों सुइयां चुभ रही थी। सहन नहीं हो रहा था मुझसे। मैं सीधे अपने कमरे में भागा और जाकर मैंने दरवाजे को तुरंत बंद कर लिया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। भागूं यहां से अगर तो कैसे। बैठे बैठे घबराहट में ही पता नहीं कब आंख लग गई और मैं सो गया। मेरी नींद तब खुली जब एक आवाज सुनाई दी। इतनी गहरी नींद में भी मुझे इतनी सी एक आवाज ने जगा दिया। ध्यान से आवाज सुनी तो सोचा अच्छा ही हुआ कि मैं जाग गया। गैस शायद खुली छोड़ दी होगी मैंने। उठकर मैं सीधा किचन की ओर दौड़ा तो याद आया कि गैस तो खत्म हो चुकी थी और खाना मैंने बाहर से मंगवाया था आज। मैं खुद को रोकना तो बहुत चाहता था, लेकिन मेरे पैर उस ओर बढ़ते जा रहे थे। दिल देखना चाह रहा था कि वहां आखिर था कौन। धीमे धीमे कदमों से मैं किचन तक गया। पानी के वो उबलने की आवाज मेरे करीब जाते जाते बढ़ती जा रही थी। मैंने किचन का दरवाजा खोला और सामने देखा एक औरत मेरी ओर पीठ किए हुए खड़ी थी और पानी उबाल रही थी। मैं इतना तो समझ गया था कि यहां नहीं खड़े रहना चाहिए मुझे इसके बीच में बिल्कुल नहीं पड़ना। मैंने दरवाजा धीमे से वापस बंद किया और वापस अंदर अपने कमरे में आकर लेट गया, किसी डरे हुए बच्चे की तरह। मैंने कंबल पूरे का पूरा ओढ़ लिया, इस तरह कि पैर के नाखून से लेकर सर तक पूरा शरीर ढक जाए। मैं लेटे लेटे अपनी सांस तक रोके हुए था कि जब मैंने एक आवाज सुनी। दरवाजा खुला और मुझे समझ आया कि कोई कमरे में आया है। और फिर शुरू हुई एक तेज जलन मेरे पैरों से शुरू होकर धीमे धीमे ऊपर मेरे सीने तक और फिर मेरे चेहरे तक। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे जला के कोई राख कर देगा। मैं चीखते हुए एक झटके में कंबल उठा फेंका।
और एक आवाज और गूंजी। मैं चिल्लाता हुआ कंबल हटाकर उठा तो देखा पूरा का पूरा बिस्तर गीला था, कंबल गीला था और इसका मतलब वो जो पानी उबाला गया था वही मेरे ऊपर डाला गया और उठते वक्त मेरा ही हाथ लगकर वो बर्तन गिरा था। मैं जलन के मारे चिल्लाए जा रहा था जब मैंने देखा वो बर्तन अपने आप घिसट घिसट के खुले हुए दरवाजे तक पहुंचा और वो बर्तन कमरे से बाहर गया तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं अगले 2 घंटे जब तक सवेरे का उजाला नहीं हो गया तब तक चुपचाप डरा घबराया एक कोने में बैठा रहा। एक आवाज ना मैंने की न किसी तरह की कोई दूसरी आवाज मुझे सुनाई दी। पूरे वक्त कलेजा मुंह को लिए बैठा था मैं। वो खामोशी, वो सन्नाटा मुझे शोर जैसा लग रहा था। सवेरा होते ही मैं तुरंत ही ऑफिस को निकल पड़ा। ऑफिस में लिफ्ट के सामने जब तक मैं पहुंचा तो लिफ्ट ऊपर को चल पड़ी थी। मेरी आंखों के सामने से लिफ्ट ऊपर गई और मैंने सिर्फ साड़ी पहनी एक औरत के पैर देखे और लिफ्ट की जमीन पर ढेर सारा खून फैला हुआ देखा। और ये देखते ही एक ही पल में मैं जैसे पसीने से नहा गया। एक अजीब सी सिहरन दौड़ने लग रही थी पूरे बदन में, मेरे सर से पांव तक। मैं वहां से डर, घबराहट और खौफ सब दिल में लिए हुए भागा तो ऐसे बदहवास बेकाबू सा देखकर मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने रोककर पूछा, अरे सर क्या हुआ, ऐसे काहे भाग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? एक इंसान को सामने देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी इतनी आसानी से खुद को संभालना ऐसे हाल में बहुत मुश्किल था। हांफते हुए मैंने उसे बताया, वो लिफ्ट में खून और भूत। गार्ड मेरी बात सुनकर हंसा और उसने कहा, अरे सर क्या मजाक करते हैं आप भी, लिफ्ट तो 2 दिन से खराब पड़ी है, भूल गए आप? मुश्किल तो था, लेकिन मैंने मान लिया कि मेरा वहम ही होगा। मैंने गार्ड से कहा कि जरा मुझे घबराहट हो रही थी तो मेरे साथ सीढ़ियों से ऊपर 5वें माले मेरे ऑफिस तक चले। गार्ड खुशी खुशी मान गया। मैं आगे आगे बकबक करते हुए जा रहा था। पूरे वक्त मैं सीढ़ियों पर बोलते हुए ही जा रहा था और वो ठीक मेरे पीछे पीछे आ रहा था। उसके कदमों की आहट मुझे अपने पीछे पीछे आती साफ सुनाई दे रही थी। आखिरकार जब मैं ऊपर 5वें माले पर अपने ऑफिस पर पहुंचा तो पीछे पलट कर देखा और एक पल को मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। खून का दौरा धीमा पड़ता हुआ पता चल रहा था। लग रहा था जैसे बेहोश हो जाऊंगा अभी, क्योंकि सीढ़ियों पर नीचे से लेकर ऊपर तक खून से बने नंगे पैरों के निशान बने हुए थे और सिक्योरिटी गार्ड कहीं दूर दूर तक नहीं था। मैं पिछले कुछ दिनों में इतना झेल चुका था कि इस पर मैं कुछ कर ही नहीं पाया। मैं सीधा अंदर जाकर अपनी सीट पर बैठ गया और बुरी हालत में भी काम करने का नाटक करने लगा। कुछ ही देर में मेरी टेबल पर रखा इंटरकॉम बजा। मैंने उठाया तो सिक्योरिटी ने कहा, सर बॉस को आपसे बात करनी है, मैं लाइन कनेक्ट कर दे रहा हूं। उसने लाइन कनेक्ट की तो उधर से आवाज आई, क्या बात है देवर जी, अब और याद नहीं आती हमारी? मैं तो ये सुनते ही
पागल हो गया था। मैं फोन पर बोल पड़ा, ये सब क्या हो रहा है? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मर चुकी हो तो जाओ ना यहां से। क्यों जीते जी मार रही हो मुझे? क्यों जीते जी मुझे रोज रोज मार रही हो? हाँ। मेरे इतना कहते ही उधर से आवाज आई, ललित, ललित, व्हाट रबिश! सुबह सुबह पी के आए हो क्या? अभी के अभी मेरे कैबिन में रिपोर्ट करो। उस दिन तो डांट टपट कर सर ने छोड़ दिया, लेकिन ये सारी चीजें बढ़ती गई, इतनी बढ़ गई कि 2 महीने के बाद मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। काफी कोशिश की मैंने दूसरी नौकरी के लिए, लेकिन मिली ही नहीं। मार्केट में नाम खराब हो चुका था मेरा, कोई भी नौकरी देने को तैयार नहीं था। मेरे खाने के लाले पड़ गए। मैंने सब कुछ बेच दिया। किसी तरह जब कुछ भी नहीं बचा था तो मैंने मकान तक बेच दिया। कुछ दिन तक तो जिंदगी चलती रही, लेकिन फिर पैसे खत्म हो गए। नौकरी मिल नहीं रही थी, ऊपर से उधार भी मिलना बंद हो गया। 1-2 बार भूख के मारे मैंने पैसे चुराने की कोशिश की तो हाथापाई हुई और आखिरकार मैं सड़क पर आ गया। एक अच्छी खासी मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन मैं जानता था कि एक जगह है जहां वक्त पे खाना मिलेगा ही मिलेगा। मैंने श्वेता भाभी के खून का इल्जाम जो मेरे भाई नमित पर था, वो अपने सर लेकर सरेंडर कर दिया। केस दोबारा से रीओपन हुआ। 15-20 दिन में सुनवाई हुई। मेरा भाई बाइज्जत बरी हुआ और मैं जेल में आया। एक बार नमित मिलने आया तो पता चला कि अपनी एक दुकान खोली है उसने और बड़े सुकून से जी रहा है, और मैं जेल में हूं। आई मीन क्या करता? ये तो होना ही था ना। नमित तो सीधा साधा ही था बचपन से। एक दिन आकर मुझे बताया कि श्वेता का किसी और के साथ में कुछ है शायद। मैंने कहा कि ठीक है, तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना। मैंने श्वेता का पीछा किया और सचमुच देखा कि उसका पुराना एक आशिक था जिसके साथ उसे रंगरलियां मनाते हुए मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया। और वो नजारा देखते ही मेरे नमित की सूरत मुझे याद आ गई। मैंने वहीं के वहीं श्वेता की ही साड़ी से दोनों का गला घोंट कर उन्हें बेहोश कर दिया और एक बड़े पत्थर से दोनों का सर इस पूरी तरह कुचल डाला कि कोई पहचान ही ना पाए। नमित कमजोर था, अकेलापन नहीं झेल सकता था, तो उसने पूरा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया और जेल चला गया। लेकिन अपने पापों की सजा अगर श्वेता को मिली थी तो मुझे भी मेरे पापों की मिलनी ही थी। पर अब लगता नहीं कि यह काफी है। श्वेता की एक साड़ी मेरे गले में लपेटी हुई है और खिड़की के उस सरिये से लटक के आज इसी जेल में सब खत्म करना है मुझे।